हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। क्या आप क्लास 12th बायोलॉजी में हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन को आज मैं बताऊंगा। ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जिसमें आपको इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू बताऊंगा मैं आपको कि कैसे हमें क्लास 12th बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर करना है। मैं आपको बता दूं कि हमें इस चैप्टर में मानव जनन में केवल 9 टॉपिक ही पढ़ने हैं। 9 टॉपिक मिला के मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूं। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, उससे बाहर कोई यूपी बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पहली बात मैं बता दूं कि मैं यूपी बोर्ड स्पेशल पढ़ाता हूं और यूपी बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए अलावा नहीं आ सकता। तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखता हूं उस चीज को। तो लेक्चर 1 में आज हम देखेंगे नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। उसके बाद ब्रसर और अंडाशय यानी कि टेस्टिस और ओवरी के बारे में देखेंगे। 4th नंबर लेक्चर में हम देखेंगे शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बारे में। और उसके बाद हम 5वें नंबर लेक्चर में देखेंगे मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। 6वें नंबर देखेंगे गर्भावस्था के बारे में। 7वें लेक्चर में देखेंगे हम प्लेसेंटा के बारे में। 8वें लेक्चर में हम देखेंगे दुग्ध श्रावण के बारे में मतलब मिल्क सिक्रीशन के बारे में। और 9वें लेक्चर में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा 9वें लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए आप इस टॉपिक की लिस्ट जो है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन अ डे, आज मैं कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूं, नर जनन तंत्र, उसको मैं इस बोर्ड पे ड्रॉ करूं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने इस डायग्राम को बनाने के लिए 1 घंटा इन्वेस्ट किया है। वीडियो को पॉज किया, फिर उसके बाद 1 घंटे में मैंने इस डायग्राम को बनाया। तो इसके लिए प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। आप लोग जितने बच्चे इस वीडियो को देखें वो एक लाइक जरूर करें, ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिल सके और बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ मैं बना सकूँ, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन वीडियो बना सकूँ। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र, तो इसमें क्या होता है, ये इस तरीके का डायग्राम आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें सबसे पहले होता है मूत्राशय, जहां पर हमारा मूत्र इकट्ठा होता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं इस चीज को। और इसके पास में ही 2 निकली हुई होती हैं यूरेटस। यूरेटस मतलब मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी के बीच में होता है मूत्र मार्ग मतलब यूरेथ्रा। तो ये क्या बोलते हैं, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, मूत्र वाहिनी। ये है मूत्र वाहिनी, ये लाइन। और ये जो आपको दिख रहा है थैलीनुमा संरचना, इसको हम बोलेंगे मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो धागे नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, मूत्र मार्ग है, इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा इंग्लिश में बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये दो एक पेयर में होते हैं, जिनको हम टेस्टिस बोलते हैं या ब्रशड बोलते हैं, टेस्टिस या ब्रशड। और ये जो ब्रशड होते हैं, इनके अंदर ही शुक्राणु बनते हैं, मतलब इनके अंदर ही स्पर्म्स बनते हैं। मैं एक बार इसकी लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ा लेता हूँ। हाँ सही है, लाइट की फ्रिक्वेंसी को थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ। हाँ अब मेरे को लगता है सही आ रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ सही आ रही लाइट। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसके अंदर, ब्रसड़। ये 2 क्या है, ब्रसड़। और ब्रसड़ के अंदर क्या बनते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु निर्माण होता है इसके अंदर। क्या होता है, शुक्राणु निर्माण, शुक्राणु निर्माण, शुक्राणु निर्माण। मैं एक बार अपना मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो मेरा मार्कर मेरे पास आ चुका है, दोबारा मैं ब्लू मार्कर यूज करूंगा। तो ये क्या है, हमारा मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी। और ये क्या है, मूत्र मार्ग। तो ये क्या है, ये अधिब्रसड़। ब्रसड़ के ऊपर एक संरचना होती है, टोपी नुमा संरचना होती है। ब्रसड़ के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं, अधिब्रसड़। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इस चीज को, एपिडाइडमिस। क्या बोलेंगे, एपिडाइडेमिस, एपिडाइडमिस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एपिडाइडमिस। ये ब्रसड़ के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है। और ये क्या होती है, 2 मूत्र मार्ग के बीच में, मूत्र मार्ग को आपस में घेरे हुए, जैसे कि ये मूत्र मार्ग ये गया, इसके आपस में घेरे हुए 2 ग्रंथियां मिलती हैं, पेयर में ग्रंथि मिलती है, इसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इनको क्या बोलते हैं, 2 ग्रंथियों को प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि मिलती है। जब ये बढ़ जाती है तो 50 से 70 साल के बीच में, 50 से 17 साल के बीच में एक कैंसर होता है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। तो 50 से जब 70 साल के बीच में कोई मनुष्य पहुंचता है, स्पेशली मेल, तो उसमें क्या होता था, उसको कैंसर हो जाता है इसका। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसको मूत्र त्याग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसको बोलेंगे प्रोस्टेट कैंसर। तो इसका एक ऑपरेशन होता है प्रोस्टेट कैंसर करने का। तो अब मैंने आपको बताया प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, एपिडाइडमिस के बारे में,
और ये ब्रशड के बारे में, ब्रशड जो होते हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इस तरीके से 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। तो ये मैंने आपको इसके बारे में ओवरव्यू बताया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पूरा किस तरीके से हमें पढ़ना है। क्या हमें, अब मैं पूरा बताऊंगा आपको 1 बाय 1। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया इस चीज़ को। तो दोस्तों हमें अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये 5 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला पढ़ना है ब्रसड यानी कि टेस्टिस के बारे में, हम सभी जानते हैं इस चीज़ के बारे में। अधिब्रसड यानी कि एपिडाइडिमिस के बारे में पढ़ना है। दूसरा मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा के बारे में पढ़ना है। मूत्राशय जहाँ पर हमारा मूत्र इकट्ठा होता है, मूत्राशय के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सहायक ग्रंथियाँ, सहायक ग्रंथियाँ में कौन सी ग्रंथियाँ आएंगी, इसके अंदर आएगी पहली ग्रंथि जो होगी प्रोस्टेट ग्रंथि, जो मैंने अभी आपको बताई थी। प्रोस्टेट ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि पहली होगी प्रोस्टेट ग्रंथि। दूसरी होगी काउपर ग्रंथि, कौन सी होगी, काउपर, कॉपर नहीं लिख देना, काउपर, काउपर होता है इसका राइट प्रोनाउंसिएशन, काउपर ग्रंथि या काउपर ग्लैंड। उसके अलावा कौन सी होगी, तीसरी नंबर हो सबसे पहली प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, काउपर, कॉपर मत कर देना इस चीज को। उसके बाद पेरिनियल ग्रंथि, पेरिनियल, पेरिनियल, पेरिनियल ग्रंथि, कौन सी, पेरिनियल ग्रंथि। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आता है कि हमारे जो नर जनन तंत्र है उसकी इसकी 3 सहायक ग्रंथियों के नाम बताइए। 3, तो 3 सहायक ग्रंथियां कौन सी हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि है हमारी, काउपर ग्रंथि है हमारी, पेरिनियल ग्रंथि है, याद रखना इस चीज को। और जो ब्रसड होते हैं हमारे, ब्रसड मानव में 2 होते हैं, 2 ब्रसड होते हैं। और ब्रसड के अंदर क्या होते हैं, शुक्राणु बनते हैं। तो ब्रसड क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। तो ब्रसड क्या होते हैं, ब्रसड क्या है, प्राथमिक 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 लैंगिक अंग, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं, ब्रसड जो होते हैं हमारे वो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। और जो अधिब्रसड जो होता है हमारा टोपी नुमा होता है, झल्लेदार होता है। जैसे कि ये ब्रसड है हमारा, और ब्रसड से ये क्या आ गई, ब्रसड के साथ ये क्या आ गई, मूत्र नलिका मान लो या शुक्र वाहिनी मान लो इस चीज को, ये शुक्र वाहिनी है। तो ब्रसड से जाएंगे शुक्राणु, शुक्र वाहिनी से होते हुए इसके ऊपर एक झालर नुमा संरचना होती है, झालर नुमा संरचना होती है, उसको बोलते हैं अधिब्रसड। तो अधिब्रसड क्या करता है इसमें इस अधिब्रसड जो करता है इसमें स्पर्म जो बनते हैं उनको न्यूट्रिशन में भी मदद करता है। मतलब सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं, आपको मैं सर्टोली कोशिकाओं के बारे में अगर थोड़ा बताऊं तो ब्रसड के अंदर सर्टोली कोशिकाएं मिलती हैं इस तरीके से। ब्रसड के अंदर ये कौन सी कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं कौन सी, सर्टोली कोशिका, कौन सी कोशिकाएं, सर्टोली कोशिका। और यूपी बोर्ड में ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें सर्टोली कोशिकाओं से क्वेश्चन ना आया हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि सर्टोली कोशिकाएं किन्हें कहते हैं और वो क्या करती हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा सर्टोली कोशिकाओं के बारे में। तो ब्रसड के अंदर कोशिकाएं मिलती हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। सबसे पहली कोशिका जो मिलती है ब्रसड के अंदर, ये हमारा एक ब्रसड हो गया, हमारी शुक्रवाहिनी इस तरीके से जा रही है। तो ब्रसड के अंदर 2 प्रकार, ब्रसड के अंदर क्या क्या मिलेगा, सबसे पहला कौन सी कोशिका, सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका के बाद एक कोशिका और मिलती है जिसका नाम होता है लीडिक कोशिका, दूसरी लीडिक कोशिका। ये कौन सी कोशिका होगी, लीडिक कोशिका, लीडिक कोशिका। और ये क्या हो गए हमारे स्पर्म्स, ये क्या हो गए स्पर्म। तो ये हमारे पास क्या है, शुक्राणु। ये कौन सी होगी, ये हमारे पास सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। और ये क्या हो गए हमारी लीडिक कोशिका, लीडिक सेल, लीडिक सेल, लीडिक कोशिका। सर्टोली कोशिका और लीडिक कोशिका। जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ये शुक्राणु को पोषण देती हैं, मतलब खाना पीना देती हैं, पानी देंगी उसको, दाना देंगी उसको, खाना खिलाएंगी और उसको मजबूत ताकतवर बनाएंगी सर्टोली कोशिका। लीडिक कोशिकाएं जो होंगी उसको ज्ञान देंगी, उसको टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में रिलीज करेंगी, और जिससे हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। तो क्या करते हैं, हमारे अंदर 2 टाइप्स की सेल मिलती है ब्रसड के अंदर, लीडिक सेल, सर्टोली सेल। आप इनके काम के बारे में जान गए होंगे। तो आशा करते हैं आपको ब्रसड के बारे में पता लगा होगा कि ब्रसड को हम क्यों प्राथमिक लैंगिक अंग बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरा जो हमारा इसके अंदर सर्टोली कोशिका और लीडिक कोशिका मिलती हैं। सर्टोली कोशिका मैं दोबारा से बता दूं कि सर्टोली कोशिका का कार्य यूपी बोर्ड में आता है 1 नंबर का, कि सर्टोली कोशिका किसे कहते हैं
इनका काम बताओ। तो सर्टोली कोशिका जो होती हैं वो न्यूट्रिशन देती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, किसको? शुक्राणु को। कहाँ पाई जाती हैं? वृषण के अंदर पाई जाती हैं, याद रखना इस चीज को। तो हमने देखा सर्टोली कोशिकाओं के बारे में, हमने देखा वृषण एक प्राथमिक लैंगिक अंग है, आदि वृषण के बारे में देखा, मूत्र मार्ग के बारे में देखा। अब मैं बताऊंगा आपको मूत्राशय के बारे में। मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर मूत्र भरा हुआ होता है, जिसके अंदर मूत्र भरा हुआ होता है। और इस थैली के अंदर कितना मूत्र भरा जा सकता है? 1 लीटर से 1.5 लीटर तक, 1 लीटर से 1.5 लीटर तक मूत्र भरा हुआ हो सकता है। तो मैंने आपको मूत्राशय के बारे में बताया और अब सहायक ग्रंथियों के बारे में बताया। तो आशा करते हैं आपको मानव जनन के मोस्ट जो